लॉजिकल रीजनिंग से देखा जाए तो प्रतिवर्ष 5 प्रश्न बनते हैं और लॉजिकल रीजनिंग से यानी कि जिसे प्रायः हिंदी में युक्त या तार्किक कहा जाता है, इसमें से 5 प्रश्न बनते हैं और पांचों प्रश्न जो भी अपनी पाठ्य पुस्तक है यानी कि जो भी सिलेबस है उसके अंतर्गत बनती है। तो आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पे बात करेंगे। यह कक्षाएं 4 या 5 कक्षाओं में समाप्त हो जाएंगी। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो भी सिलेबस है वह निर्धारित है और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि जो भी विगत पिछले वर्षों में प्रश्न बने हैं वह जो भी सिलेबस है उसके अंतर्गत ही बने हैं और इसमें मैथ में जिस प्रकार से प्रश्न पूर्ण रूप से सही होने की संभावना होती, ठीक उसी प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग में भी हम सभी प्रश्नों को अच्छे से अगर समझ के गए हैं तो सही करने की जो भी संभावना होती है वह वृद्धि हो जाती। हम लोग आज की कक्षा को सुचारू रूप से चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग किसे कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का आशय है कि किसी भी चीज को उसको तार्किक रूप से सोचा और समझा जाए कि कोई वस्तु अगर कोई दावा या किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट हैं तो वह सही हैं तो किस वजह से हैं, उन तमाम बिंदुओं पे हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी वाक्य होगा जिसमें स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन होगा, यानी कि कोई भी वाक्य होगा जिसमें कथन और इसके साथ साथ कथन को प्रस्ताव कहा जाता है। अंग्रेजी में देखा जाए तो कोई भी वाक्य है जिसमें स्टेटमेंट हम प्राय वाक्य कहते हैं और स्टेटमेंट को ही प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। तो देखा जाए कोई भी वाक्य है तो उस वाक्य में अगर स्टेटमेंट है तो वह वाक्य ट्रू या फॉल्स हो सकता है, यानी कि कहने का आशय यह है कि कोई भी कथन है तो वह सत्य कथन या असत्य कथन हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही होगा अगर कोई स्टेटमेंट है तो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन स्टेटमेंट। अगर कोई गैर कथन है यानी कि कोई ऐसा वाक्य है जो नॉन स्टेटमेंट है तो उसमें देखा जाए तो प्राय आदेश सूचक वाक्य जिसे में प्राय नॉन स्टेटमेंट के अंतर्गत आता और इसी के साथ साथ इम्परेटिव वाक्य भी प्राय नॉन स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि आदर्श सूचक और इम्परेटिव वाक्य प्राय नॉन स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। अभी तक हमने समझा कि अगर कोई कथन या प्रस्ताव है तो वह कथन या प्रस्ताव को प्राय स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। यह नॉन स्टेटमेंट कोई वाक्य है तो उसे हम प्राय गैर कथन के नाम से जानते हैं, तो उसमें आदर्श सूचक वाक्य और इसके साथ साथ प्राय इम्परेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक शैली में पूछे जाने वाले वाक्य आते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट से आशय है कि न्याय वाक्य किसे कहा गया। तो प्राय न्याय वाक्य में देखा जाए तो हम लोग इसके पहले स्टेटमेंट के बारे में जाने, यानी कि न्याय वाक्य में प्रीपोजिशन और कंक्लूजन मिले होते हैं, यानी कि जिसे प्राय युक्ति तर्क संगत कहा जाता। यह प्रीपोजिशन और कंक्लूजन अगर वाक्य में मिले होते हैं उसे हम न्याय वाक्य या आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं। पुनः समझेंगे कि आर्गुमेंट उसे कहेंगे जिसमें प्रीमाइज और कैलकुलेशन मिला हो, यानी कि तर्क और निष्कर्ष जिसमें मिला होता है उसे हम न्याय वाक्य के नाम से भी जानते हैं।
प्रीमाइज को समझेंगे। प्रीमाइज होता क्या है? प्रीमाइज को प्राय हिंदी में परिसर कहा जाता है। ए स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, यानी कि प्रीमाइज किसी कथन के बारे में कुछ कहता है। यानी कि प्रीमाइज के माध्यम से देखा जाए तो कोई भी कथन है उसके बारे में कुछ कहा जाता है। और कंक्लूजन, जिसे प्राय निष्कर्ष के नाम से जाना जाता है, कंक्लूजन जिसे प्राय निष्कर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राय देखा जाए दो या दो से अधिक प्रीमाइज के माध्यम से हम कोई अपना निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि प्रीमाइज उसे कहेंगे जो किसी वाक्य के बारे में कोई अपना कथन कहता हो। और कंक्लूजन जिसे प्राय निष्कर्ष कहा जाता है, निष्कर्ष उसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक प्रीमाइज के माध्यम से हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ से प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाते, लेकिन आगे की जो भी इमारत है उस पे पहुँचने के लिए बेसिक जो बुनियाद है उसको हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट के बारे में समझे। यानी स्टेटमेंट को प्राय प्रीपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रीपोजिशन प्राय ट्रू या फॉल्स हो सकता है। और नॉन स्टेटमेंट जिसमें प्रश्नवाचक और आदेश सूचक वाक्य सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हम लोग प्राय आर्गुमेंट के बारे में समझे। आर्गुमेंट उसे कहेंगे जिसमें प्रीमाइज और कंक्लूजन आपस में मिलकर कोई निष्कर्ष निकालते हो, उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। प्रीमाइज उसे कहेंगे जो किसी वाक्य के बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करता हो। जबकि कंक्लूजन दो या दो से अधिक प्रीमाइजों के माध्यम से हम अपना निष्कर्ष जो निकालते हैं उसे हम कंक्लूजन के रूप में जानते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझें। तो सबसे पहले देखेंगे द सन हैज हार्मफुली यूवी रेंज विथ सन स्किन प्रोजेक्ट यूज फ्रॉम देम। यानी कि कहने का आशय है कि सूर्य से परावैंगनिक या यूवी रेंज की हानिकारक किरणें करती हैं। यह दावा किया जा रहा है कि यह प्रीमाइज के माध्यम से कहा जा रहा है कि सूर्य से प्राय यूवी रेंज की किरण निकलती है जो स्किन के लिए हार्मफुल है। इसलिए बाहर निकलने से पहले हमें सन स्किन यानी कि जो भी सन स्किन संबंधित क्रीम आते हैं उसको हमें लगा लेना चाहिए। तो यह तो प्राय देखा जाए परिसर यानी कि जिसे प्राय प्रीमाइज है, प्रीमाइज के माध्यम से कुछ कहा जाता है कि बाहर निकलने से पहले हमें अपने जो भी स्किन है उस पे जो भी सन स्किन है उसको लगा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश या सूर्य की रोशनी में यूवी रेंज की किरणें होती हैं। कंक्लूजन के माध्यम से कहा जा रहा है कि देयरफॉर वन मस्ट यूज ऑफ सन स्किन बिफोर गोइंग आउट। यानी कि निष्कर्ष यह निकाला जा रहा है कि कहीं भी बाहर निकलने से पहले अगर सूर्य उपस्थित है तो हमें सन स्किन को अपने चेहरों पे लगा लेना चाहिए। यानी कि पहले वाक्य में प्रीमाइज के माध्यम से कुछ दावा किया जा रहा था और निष्कर्ष के माध्यम से यानी कि कंक्लूजन के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला गया कि बाहर निकलने से पूर्व यानी कि बाहर जब भी हम निकले तो हम सन स्किन का प्रयोग करें। प्राय दोनों वाक्यों में अंतर देखें तो प्रीमाइज और कंक्लूजन के बीच बिफोर प्रीमाइज और कंक्लूजन के बीच देयरफॉर सेंटेंस लगा होता है। अगर देयरफॉर चालू जहां से हो रहा है वहां से प्राय देखा जाए तो निष्कर्ष जिसे प्राय निष्कर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे प्राय कंक्लूजन भी कहा जाता है।
दूसरा है दावा और कारक, जिसे प्रायः एक्सेप्शन एंड रीजन कहा जाता है। एक्सेप्शन और रीजन, जिसे प्रायः दावा और कारक कहा जाता है। प्रायः दावा और कारक के माध्यम से देखा है तो प्रायः एक्सेप्शन उसे कहा जाता है जो किसी चीज के बारे में अपना एक ठोस विचार प्रस्तुत करता है, उसे हम दावा या एक्सेप्शन कहते हैं। और कंक्लूजन, उन विचारों से अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है, उसे हम कंक्लूजन या रीजन कहते हैं। एग्जाम्पल से इस बात को हम समझेंगे। प्रायः दावा में किया जा रहा है कि वन मस्ट यूज ऑफ सन स्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, यानी कि बाहर निकलने से पहले सन स्क्रीन को चेहरे पे लगा लेना चाहिए। और इसी को रीजन के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। विथ सन स्क्रीन प्रोडक्ट यूज फ्रॉम देम, यानी कि जो भी सन स्क्रीन है वह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो हम लोग प्रीमाइज और एक्सेप्शन के बारे में हम लोग बात किए, तो प्रीमाइज और कंक्लूजन में देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर देयर फॉल लगा होगा तो वह प्रीमाइज होगा। और नीचे जब हम लोग दावा और रीजन के बारे में, जिसे प्रायः एक्सेप्शन के नाम से जाना जा रहा है, इसमें प्रायः एक्सेप्शन और रीजन के बीच में बिफोर शब्द, एक्सेप्शन और रीजन के बीच प्रायः विकास शब्द लगा हुआ हमें मिल जाता है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब प्रश्न जहाँ से पूछे जाएंगे उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अगर सेंटेंस बन रहा है तो उसमें मुख्य रूप से 4 फॉर्म होते हैं, जिसे प्रायः लॉजिकल रीजनिंग के फॉर्म में देखा जाए तो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस है तो वह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट से मिलके बना रहता है। ठीक इसी प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग की, जिसे प्रायः तार्किक युक्त संगत के भाषा में कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब यह मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 शब्दों या 4 भागों से मिलके बना रहता है, जिसपे हम लोग बात बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो क्वांटिटी को प्रायः मात्रा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद क्वालिटी, और आखिरी में प्रेडिकेट। यानी कि देखा जाए तो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में जो भी स्ट्रक्चर है वह मुख्य रूप से क्वांटिटी, सब्जेक्ट, क्वालिटी और प्रेडिकेट, इन्हीं चारों से मिलके बना रहता है। पुनः देखेंगे क्वांटिटी, जिसे प्रायः मात्रा कहा जाता, उसके बाद सब्जेक्ट, क्वालिटी और उसके अंत में आखिरी में प्रेडिकेट शब्द मिलके बना रहता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के भी कितने प्रकार के होते हैं। यदि किसी चीज को मापा जाता है तो मुख्यतः कितने प्रकार से मापा जा सकता है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। तो टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी कि इसको मुख्य रूप से 2 भागों में मापा जाता है। एक तो पहला है जिसे प्रायः ऑल इनवर्स एंड सम पार्टिकुलर, यानी कि टाइप ऑफ क्वांटिटी को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करके मापा जा सकता है। एक तो संपूर्ण में, यानी कि जिसे प्रायः ऑल इनवर्स के रूप में जानते हैं, और दूसरे को सम पार्टिकल, यानी कि कुछ भाग में इसको माप सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से टाइप ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो भी कोई चीज है उसके गुण को कैसे मापा जाए,
ठीक उसी प्रकार से इसको भी मापने का प्रयास गुण को किया जाता है। इसको प्रायः पॉजिटिव अफर्मेटिव एंड निगेटिव अफर्मेटिव के रूप में मापा जाता है। यानी कि किसी भी चीज को अगर हमें उसका गुण नापना है तो इसको प्रायः सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में नापेंगे। और अगर किसी चीज की जो भी मात्रा है उसको अगर नापना है तो मात्रा को प्रायः आल इनवर्स और सम के रूप में मापा जाता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन आउट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है आपस में देखा जाए तो कम्युनिकेशन के माध्यम से कम, यानी कि जो भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है आपस में क्वांटिटी और क्वालिटी के माध्यम से जुड़ के वह अपना एक अलग स्ट्रक्चर बनाते जिसे प्रायः ए ई आई ओ के नाम से भी जाना जाता है। इस पे हम लोग एक एक करके अपनी बातचीत करेंगे। यानी कि टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन आउट ऑफ कम्युनिकेशन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है जो मात्रा और गुण के रूप में आपस में मिलकर प्रायः कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन बनाते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो यूनिवर्सल पॉजिटिव में मुख्य रूप से दो प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन आपस में मिलके क्वांटिटी और क्वालिटी मात्रा बनाते, उस पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो यूनिवर्सल प्रीपोजिशन में आल यस यानी कि सभी यस हुआ। आल यस यानी संपूर्ण के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो संपूर्ण में देखा जाए तो जहाँ पे संपूर्ण के बारे में बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑल मैन आर गुड, यानी कि हाँ सभी मनुष्य अच्छे हैं, यानी कि इनवर्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो वह ए प्रकार का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है, यानी कि सभी के बारे में इनवर्स के बारे में बात किया जाएगा तो वह ए प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। ठीक उसी प्रकार से अगर इनवर्स निगेटिव के बारे में बात किया जाए, यानी कि संपूर्ण नकारात्मक के बारे में बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि नो मैन आर गुड, यानी कि कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं है। नो मैन आर गुड यानी कि आल इनवर्स निगेटिव के बारे में बात किया जा रहा है कि इसमें कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं, तो उसे प्रायः हम ई प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि अगर संपूर्ण नकारात्मक के बारे में बात किया जाए तो उसे ई कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कहेंगे। इसको प्रायः नो मैन आर गुड को प्रायः ऑल मैन आर नॉट गुड भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ऑल मैन आर नॉट गुड, सभी मनुष्य अच्छे नहीं हैं। अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई आंशिक रूप से सकारात्मक है तो उसे प्रायः हम आई के रूप में लेंगे। यानी कि इसे एग्जाम्पल देखेंगे सम मैन आर गुड, यानी कि कोई आंशिक रूप से अगर सकारात्मक है कि कुछ मनुष्य अच्छे हैं तो इसे आई कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर पार्टिकुलर निगेटिव है कोई तो उसे हम प्रायः, अगर पार्टिकुलर निगेटिव है तो उसे
हम प्राय ओ प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के अंतर्गत रखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा सम मैन आर नॉट गुड। कोई भी सम यानी कुछ मनुष्य अच्छे नहीं है, इसे ओ प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के अंतर्गत रखेंगे। हम लोग इसमें देखिए मुख्य रूप से 4 कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है, जिससे प्राय ए ई आई ओ के नाम से भी जाना जाता है। प्राय ए आल इनवर्स यानी कि संपूर्ण के लिए कहा जाता है और संपूर्ण सकारात्मक के रूप में रहेगी। ठीक उसी प्रकार से ई कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जिसे प्राय संपूर्ण नकारात्मक के रूप में जाना जाता है, यानी कि नो मैन आर गुड। ठीक उसी प्रकार से आई, जिसे प्राय सम के रूप में जाना जाता है, और कोई सम मैन आर गुड हो यानी कि कुछ आंशिक रूप से अच्छे आदमी हैं, तो इसे आई प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कहेंगे। और ओ प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन उसे कहेंगे जो आंशिक रूप से नकारात्मक हो, जैसे सम मैन आर नॉट गुड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।